आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सादिया साहब से और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। हाउ वाज योर मॉर्निंग? माय मॉर्निंग अभी तो शुरू हुई है। सालों बाद तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज पर आई। मुतालबात तो बिल्कुल उनके पहले भी वाज़े थे। ये कौन शख्स था जिसने ये शेयर रखा हुआ था? सिक्योरिटी गार्ड क्या अलग से था या उसी बंदे का था? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतहरिक हो गया है। कराची में पानी के मसाइल ऐसे हैं कि बोलता है इसका मसला, इसका मसला, इसका मसला। चाय पिए, ये मैसेज है। प्लास्टिक नहीं पिए। पैकेजिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दुनिया बोले मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सादिया साहब से और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त हुआ होगा। बाय द वे वेलकम। थैंक यू सो मच। अभी टेम्परेरी बट आई फील गुड। इट इज गुड टू बी अराउंड यू। अच्छा लगेगा काम करके। मुझे ये बताएं, हाउ वाज योर मॉर्निंग? माय मॉर्निंग अभी तो शुरू हुई है। हाँ, लेकिन घर से निकले हो, यहाँ तक आए हो। आप पता नहीं, आप मेरे ख्याल से जिस पैराए में बात करना चाह रही, मैं उस पैराए में बात करना नहीं, मैं उस पैराए में नहीं बात कर रही। मैं उस बिल्कुल पैराए में बात नहीं करना चाह रही। I was genuinely asking how you feeling। मैं लेकिन it was a good morning। अच्छा, सर्दियाँ आ गई है, कराची में भी थोड़ी बहुत आ गई है। और गाड़ी चलाने वालों के लिए अच्छा ये भी होता है कि स्कूल बंद होते हैं ना, तो वो जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। वरना कराची में आपको पता है रश बहुत होता है। देखिए, कराची की कहानी तुम रोजाना सुनाते रहते हैं। आज शो का आगाज जो है ना, अब एक दूसरी कहानी से करेंगे भाई। ये कहानी एक कुम्हार की है। एक दफ़ा एक बादशाह सलामत थे, उन्होंने गधों को एक कतार में चलते देखा। ये गधे कुम्हार के थे, तो कुम्हार से पूछा, भाई तुम इन्हें सीधा कैसे रखते हो? तो कुम्हार ने कहा कि भाई जो गधा जो है वो कतार तोड़ता है उसको मैं सज़ा दे देता हूँ। तो बस इसी खौफ से सीधे सीधे चलते रहते हैं। फिर बादशाह ने क्या कहा? बादशाह ने कहा कि भाई तुम मेरे मुल्क में अमन कायम कर सकते हो। कुम्हार ने हामी भर ली। बादशाह ने उसे मुस्ताने बना दिया। कुम्हार के सामने एक चोर का मुकदमा लाया गया, मुंसिफ उसे बनाया गया। तो कुम्हार ने फैसला सुना दिया कि भाई चोर के हाथ काट दिए जाएं। जिल्लाद ने वजीर की तरफ देखा और कुम्हार के कान में सरगोशी की कि जनाब ये वजीर साहब का खास आदमी है, अब देख ले क्या करना है। अच्छा, उसके बाद फिर वजीर ने खुद कुम्हार के कान में आहिस्ता से बोला कि थोड़ा ख्याल करें, ये अपना ही आदमी है। तो कुम्हार ने बोला कि चोर के हाथ और वजीर की जबान जो है वो दोनों काट दो। मतलब कि आप मुझे बताएं कि ये किस मुल्क की कहानी? कम से कम यहाँ इस मुल्क की तो ये कहानी नहीं हो सकती यार। मुझे ऐसा लगता है जहाँ कहीं भी इंसाफ हो, अच्छी मैनेजमेंट नहीं है, जहाँ इंसाफ हो, वहाँ जहाँ इंसाफ हो, कहाँ है इंसाफ नहीं है यार, वहाँ की तो ये कहानी हो सकती है। लेकिन कम से कम ये पाकिस्तान की कहानी तो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं लग रही है। आने वाले दिनों में फिलहाल हमें ऐसा ही लगता है कि ये ऐसे ही कहानी है। ये मिसाली माशरा कायम करना ना, वो इतना आसान नहीं होता है। आपको बहुत सारी जो है वो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन चलिए, हम इस तरह का कोई माशरा बना पाएंगे या नहीं कि जहाँ हम अपने लोगों को गधापंती से उठा के सीधे कतार में ले जाने की कोशिश करें। लेकिन उम्मीद तो कर सकते हैं प्रोबेबली, और शायद उम्मीद पे दुनिया कायम है। और अब चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के अहम निकात सामने आ गए। असद कैसर का बानी से मुलाकात का मुतालबा मानने का दावा। तहरीक इंसाफ ने बानी की रिहाई के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की शर्त रख दी। सियासी रवैयों में मज़ाहमत से मफाहमत तक की तब्दीली पर तफसीली गुफ्तगू होगी आज के प्रोग्राम में। कराची में दूध की कीमतों में मनमाने इजाफे पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतहरिक हो गई है। शहर की 3 बड़ी एसोसिएशंस पर 20 लाख रुपए तक जुर्माना आयद कर दिया गया है। इकदाम खुश आइंद है, लेकिन नताइज फैसले पर अमल दरामद से ही मशरूत हैं। चाय पिए लेकिन टी बैग के बगैर। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने टी बैग्स के सेहत पर मुज़र असरात निशानदेही की है। हक़ाइक़ कितने हैरान कुन, माहिरीन से जानेंगे। और पाकिस्तानी खवातीन किसी से भी कम नहीं, रेस ट्रैक पर भी मुसलसल अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही है। जब रैली क्रॉस में दीना पटेल की फतह, उसका मुंह बोलता सबूत नजर आता है। और फख्र पाकिस्तान आज होंगे दुनिया भर है में मेहमान।
चलिए प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़, और बाकायदा आगाज़ करेंगे पाकिस्तानी सियासत में। कल का दिन था बहुत आम, सालों बाद तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर आई। सियासी पंडितों ने इसे नेक शगुन करार दिया है। बिल्कुल, हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत का पहला राउंड पार्लियामेंट हाउस में हुआ है। कमेटी सतह पर मुज़ाकरात की सरबराही स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की, और इसका इंदिया वो बार बार देते रहे कि जी डायलॉग होना चाहिए। हुकूमती टीम में इसहाक डार है, इरफान सिद्दीकी है, राना सनाउल्लाह है, नवीद कमर हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, फारूक सत्तार हैं, और अपोजिशन की तरफ से असद कैसर, हामिद रजा, अलामा सैयद नासिर अब्बास जाफरी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं। एब्सोल्युटली। अब इत्तलात ये भी है कि इब्तिदाई गुफ्तगू के बाद अगली मीटिंग के लिए 2 जनवरी की तारीख तय हुई है। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून और कौसर काज़मी साहब। कौसर साहब अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुज़ाकरात के फौरी बाद ऐवान सदर में बड़ी बैठक भी लगी है, जबकि ये खबर भी थी कि अभी PTI ने मुतालबात की फहरिस्त नहीं दी है। फिर ऐवान सदर में 26 नवंबर 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबात पर भी बात हुई। तो क्या कुछ हुआ है कल, ज़रा आप कुछ बता सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें जी, मुतालबात तो बिल्कुल उनके पहले भी वाज़ेह थे कि जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, और जुडिशल कमीशन का मुतालबा था। जो हुकूमत के दायरे इख्तियार में और बस में है वो तो हुकूमत ज़रूर करेगी, और मुज़ाकरात के हवाले से हम आज से नहीं संजीदा। जब से तहरीक इंसाफ ने, चाहे वो 2014 के धरने हो या उसके बाद 18 का इलेक्शन हो और अब के जितने भी मामलात हैं, हमने हमेशा बातचीत को अहमियत दी है और हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आए हैं। अब जहाँ तक सियासी कैदियों का इनका मुतालबा है, वो साने 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके हवाले से नाकाबिल तरदीद जो सबूत हैं वो मौजूद हैं, जो शवाहिद हैं, और जिनकी इमलाक पे हमला हुआ, मैं दिफाई इदारों की बात करूंगा, पाक फौज की बात करूंगा, टारगेटेड कार्रवाइयां होती हैं, 220 मकामात पे हमले हुए, और उन तमाम की CCTV फुटेजेस और तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं। ये मामलात उनको सजा भी हो चुकी है। अब जिन लोगों को ये पहले ओन नहीं कर रहे थे, मुसलसल इनकार कर रहे थे कि हमारा साने 9 मई से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, अभी आके ये उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। वेल एंड गुड जी, पहले तो आप माजरत कर लें, क्या आपने पहले झूठ बोला था कि आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, और अब आप रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है, इनका मुतालबा मान दिया जाता है, तो वही जो शवाहिद, वही जो सबूत, वही CCTV फुटेजेस वहां पे पेश की जाएंगी। वहां पे भी जुडिशल कमीशन में ये तमाम चीजें जो हैं वो वही एक जज या 2-3 जो जजों का मुतालबा ये कर रहे हैं, जज साहिबान ने सुनना है। और जब हम उन गिरफ्तार शुदेगान को अदालतों में पेश करेंगे तो वही सबूत हमने वहां पे पेश करने हैं, चाहे वो 26 नवंबर हो या साना 9 मई के मुल्जमान और मुजरमान हो। तो ये तो मुतालबा इनका माना जा सकता है। जहां तक रिहाई का जो इनका मुतालबा होगा, चाहे वो बानी तहरीक इंसाफ हो या इनके वर्कर्स हों, जो मामलात अदालतों में चल रहे हैं वो तो अदालतों से ही छूट मिल सकती है, या जो मिलिट्री कोर्ट्स में है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के हामी तो ये खुद थे, लोगों को लेके जाना चाहते थे। अब तो बड़ी तकलीफ नजर आती है जब वहां से सजाएं मिलना शुरू हुई। तो इस पे अगर गौर भी हुआ तो उस पे हुकूमत की तरफ से फौरन अमल दरामद तो मुमकिन है ही नहीं, ना हो सकता है। अच्छा, एक मिनट ये भी बता दीजिए कि ऐवान सदर की मुलाकात में बहुत सी अहम शख्सियात भी मौजूद थी, मुज़ाकराती टीम में वो शामिल भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं उसमें। क्या मुज़ाकरात के अलावा कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी एक्सपेक्टेशंस हैं? और फिर मैं अब ये देख रही हूँ कि एक जानिब मुज़ाकरात की बात हो रही है, नून लीगी हल्के इंटरेस्टेड नज़र आते हैं, फिर आप अभी तनकीद भी कर रहे हैं। डू यू थिंक दिस वे ये प्रोसेस आगे बढ़ सकता है? देखिए, इस हवाले से जो क्या सराहियां हो रही हैं, वो भी एक तहरीक इंसाफ का एक तबका है जो फौरन में बैठ के इस किस्म की खबरें फैलाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बना लिए हैं और उनकी रोजी रोटी का मसला भी है। अगर वो झूठ बोल के इस तरह की खबरें जब तक नहीं देंगे तो वहां पे डॉलर्स की कमाई में मसला होता है। अब अगर आप ये कहें कि वो जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस था, ओपन एंड शट केस, उसका फैसला आना था मंडे को और उसमें ताखीर हो गई, और ताखीर की जो वजह बताई जा रही है वो ये बता रहे हैं कि क्योंकि अमेरिका के अंदर से एक दबाव आया रियासत पाकिस्तान के ऊपर, उनके सेनेटर्स ने खतूत लिखे, जो यूरोपीय यूनियन है उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आ गई है, तो उस वजह से ये जो फैसला आना था ये रुक गया और मुज़ाकरात का अमल मजबूरन हुकूमत को जो है उसका आगाज करना पड़ा। तो ये तो सिर्फ कहानियां हैं जो मफरूजों पे जो उनका जो वजूद है वो है।
बाकी आपने कहा जी ऐवान सदर के अंदर वो लोग जो मज़ाकराती कमेटी में नहीं है, तो देखें वो फैसला नहीं कर सकेंगे। हुकूमत ने पूरा मैंडेट दिया है इस मज़ाकराती कमेटी को। खदशा हमें इस बात का है ये तो अच्छी बात है कौसर साहब कि आप कह रहे हैं कि मज़ाकराती कमेटी को पूरा मैंडेट दिया है, लेकिन दूसरी जानिब अब जो तहरीक इंसाफ की कमेटी है उसमें असद कैसर के अलावा पीटीआई का कोई सीनियर मेंबर नहीं है। क्या वजह की आप समझते हैं? अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी में हामिद रज़ा, अल्लामा सैयद नासिर अब्बास की मौजूदगी को कैसा देखते हैं, और क्या इस वक्त तहरीक इंसाफ अपना इत्तेहाद शो करवाने की कोशिश कर रही है? देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर अगर आप ये सवाल किसी तहरीक इंसाफ के बंदे से करते तो वो आपको बेहतर जवाब देता, लेकिन जहां तक हमारा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसे लोग, बाशऊर लोग मौजूद हैं जिन्होंने इनकी सिविल नाफरमानी की और तरसीलात ज़र को रोकने के हवाले से इन्होंने मजम्मत की और खान साहब को हत्तल इम्कान कोशिश की कि इससे बाज रखा जाए। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि जो इनके लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, शायद वो इनके बस में नहीं है। खान साहब भी शायद उनके बस में नहीं है। फिर तो नतीजा यही निकलता है कि जो लॉबिंग फर्म हायर की गई हैं, जिनका एजेंडा पाकिस्तान मुखालिफ है, जो हमारे एटमी असासों के रोजे अव्वल से मुखालिफ रहे हैं और तरह तरह के हीलो बहानों से उसको रोकने की कोशिश की गई, तो शायद ये खान साहब के बस में नहीं रहा। जो इनका ट्विटर अकाउंट है वो भी इनके कंट्रोल में नहीं है, जिस तरह के ट्वीट्स होते हैं वहां से हमें नहीं लगता। तो ये जो लोग शायद इसीलिए आपको नजर नहीं आ रहे, जो आपने कहा क़यादत का फुकदान है, शायद इसीलिए जो इत्तेहादी हैं उनको कमेटी में साथ रखा गया। तो ये ऐन मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह बादशाह लोग खान साहब को समझाने की कोशिश करते रहे, शायद उनकी ये बात समझ में नहीं आई। एक तरफ ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को। अच्छा, कौसर काज़मी ये भी बता दीजिए कि असद कैसर ने दावा किया है कि हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मान गई है, तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने पाबंदी लगाई कब थी? उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या बैरिस्टर सैफ और चंद अहम अफराद के अलावा मजीद कुछ अफराद से मुलाकात की ख्वाहिश थी जो हुकूमत ने मानी है? देखें, अभी तक तो हुकूमत ने इनको बिल्कुल नहीं रोका, और जेल जो है वो खान साहब के लिए ननिहाल की तरह बनी हुई है। वो जहाँ पे जब नैब की पेशियां होती हैं वो आज़ाद होते हैं, जितने भी वो सहाफ़ी वहाँ पे होते हैं उनसे आज़ादाना गुफ्तगू करते हैं। तो इस तरह की बातें तो मज़े का खेज बातें हैं कि अभी हमने इजाज़त दे दी है और हमने पहले रोका हुआ था। कभी भी खान साहब को नहीं रोका गया। माजी में याद करा दूँ, जब मियां नवाज शरीफ कोट लखपत जेल के अंदर थे, रोकना उसको कहा जाता था कि जब उनके अपने लोग उनके पास बैठे होते थे तो वहां पे एजेंसीज के लोग घूम फिर रहे होते थे, जेल और काम जो है वो हर वक्त उन पे निगाह रखते थे, उनका वो कमरा बग्ड होता था। तो ये था वो मुसाइब का दौर जब उनको किसी तरह की आज़ादाना गुफ्तगू की इजाजत नहीं होती थी। खान साहब को तो ऐसी किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं है। तो अब अगर ये समझ रहे हैं इजाजत है तो चले यूं ही समझ लें, किसी बात पे तो आए कि हुकूमत ने इनकी कोई बात तस्लीम अच्छा, की है। भाई ये बताइए, अब 2 जनवरी की डेट दी है ना कि अब वहाँ से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे बिला तातुल, तो 2 जनवरी को मुज़ाकरात के जो दूसरे राउंड में मुतालबात की फहरिस्त की सबसे ऊपर बानी पीटीआई का अगर रिहाई का मुतालबा होता है तो फिर इस पर क्या मौक़िफ़ होगा? देखें जी, हमें तो जो सामने इस वक्त चीज नजर आ रही है, ना इनको अपने वर्कर्स की परवाह है, ना पार्टी के जो दीगर लोग जो हैं वो जो मसाइब का शिकार हैं अपनी कारस्तानियों के एवज, उनके हवाले से मुतालबा इनका एक ही नजर आता है कि हमारे जो बानी तहरीक इंसाफ हैं उनको किसी तरीके से छोड़ दिया जाए। तो NRO के मतलाशी नजर आ रहे हैं उन लोगों के साथ। अब इनको बैठना गवारा हो गया जिनको हमेशा इन्होंने तौहीन जिनकी की कि ये लोग हैं कौन, ये बेख्तियार हैं, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है, ये तो जनाब इक़्तिदार पे कोई और लोग काबिज हैं, मालकान कुछ और हैं जो इनको डिक्टेट करते हैं, हम तो हमेशा उनसे बात करेंगे। जब वहां से शटअप कॉल आ गई कि आपने सियासी क़यादत से बात करनी है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये घुटनों के बल चल के आए और अब ये आके बैठे हैं। तो मुतालबात अगर हकीकत पर मबनी हुए, संजीदा हुए तो हुकूमत करेगी। अगर इसी तरह के मुतालबे हुए कि गोली क्यों चलाई और 278 लोग जो है वहां पे। अच्छा, आरिफ अलवी साहब ने कल भी तनकीद किया, उन्होंने यही बात की है कि जी मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जो असल में मुज़ाकरात कर सकते हैं, जिनके पास अथॉरिटी है। सारे मामलात पे ये बताइए कि ऐवान सदर में एक मुलाकात ज़रूरी है, लेकिन बिलावल मंजर आम से गायब नज़र आते हैं। आपके अवलीन इत्तेहादी इस वक्त कहाँ हैं? बिलावल को मेन स्ट्रीम पर नहीं होना चाहिए, क्या मौक़िफ़ है आपका इसके ऊपर? देखें जी, बिलावल साहब ने मरकज में जो किरदार अदा किया वो किसी से पोशीदा नहीं है, चाहे वो 26 अमेंडमेंट हो या उसके बाद के हालात हैं। अभी
अभी आप देख लें कि सूबों की तरजीहात क्या हैं। वो सिंध में यूनिवर्सिटीज़ के दौरे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ उनका मेल मिलाप है। इसी तरह आप पंजाब में आ जाएं, आज मरियम नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद की जो यूनिवर्सिटी है फास्ट, उसके अंदर जो होनार स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसके तहत वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको चेक्स तकसीम किए और उनके हवाले से जो मजीद पॉलिसीज हैं वो उनसे भी उनको आगाह किया और बताया कि आपके तालीमी हवाले से आपकी जितनी भी जरूरियात हैं वो हम पूरी करेंगे। तो ये तो एक तरफ पंजाब, एक तरफ सिंध की तरजीहात हैं, और दूसरी तरफ आप देख लें जो तहरीक इंसाफ जहाँ पे 11-12 साल से जो हुकूमत कर रही है, वो अपने तालिब इल्मों के हाथ में, जवानों के हाथ में डंडे सोटे पकड़ा के, कौसर साहब वक्त की कमी है, आपका मौक़िफ़ सामने आया, थैंक यू सो मच। तो पाकिस्तान की सियासत और ये उतार चढ़ाव हम रोज़ाना ही इस तरह के होता है। द मेन फोकस विल बी ऑन 2 जनवरी, और कहा यह गया, इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि 2 जनवरी से बिला तातुल मुज़ाकरात। और चार्टर ऑफ डिमांड क्या है, फिर पीटीआई कितनी संजीदा है, बहुत सारी चीजें हैं, बट आई होप 2 जनवरी के बाद कुछ सूरत हाल वाज़ेह होती नजर आएगी। वोट अब किसी करवट तो बैठ जाए। चलें अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद अहम गुफ्तगू आपके साथ करने के लिए स्टे विद अस। Welcome back to the show. By the way, how do you like your coffee? Sweetened, black or what? I like milk coffee. Right now I have black. तो मेरे अच्छा, ख्याल आपको में दूध वाली कॉफी पसंद है? हाँ यार, अच्छा है। आप नहीं, आप ब्लैक कॉफी पे आ जाएं। क्योंकि दूध की कीमतों में जो है ना, इजाफे ने दोबारा से आगाज हो गया है, और अब इसका मतलब ये है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतहरिक हो गया है। अब इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स क्या है, और सीसीपी में समाअत के दौरान ये बात साबित हुई है कि कराची में दूध की कीमतों में इजाफा दरअसल 3 डेयरी एसोसिएशंस की मिली भगत का नतीजा है, जिसके बाद अब सीसीपी की जानिब से इन तीनों एसोसिएशंस पर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद कर दिया गया। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान ऑल कराची मिल्क रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन अब्दुल वहीद गद्दी साहब। अब्दुल वहीद साहब, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो ये तो बड़ी ही हैरत अंगेज़ इंकशाफ है कि हम हर बार ये देखते हैं, और ये जो मिल्क सेलर्स हैं उनकी तरफ से हमेशा ये आती है कि हम इस कीमत पे नहीं बेच सकते, लेकिन उसके पीछे जो वजूहात सामने आई हैं कि 3 एसोसिएशंस थी और उन्होंने इसका कार्टेल बनाया हुआ था, तो उसके बारे में मजीद क्या बताएंगे आप? कौन थे ये, उन पर जुर्माना भी हो गया? वालेकुम सलाम जी। भाई साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा भाई साहब, ये जो इंकशाफ हुआ है कि 3 ऐसे एसोसिएशंस थी कि जो इस तरह का कार्टेल बना के काम कर रही थी, और इन पे अब जुर्माना भी हो गया है, तो यही वजह थी कि जिसकी वजह से दूध की कीमतें इतनी स्काई रॉकेटिंग हो रही थी? जी नहीं, आपको ये बात समझना होगी, वजूहात ये नहीं है और ना ये कोई कार्टेल है। ये एक सिस्टम है कराची में जिसके तहत ये कारोबार चलता है। क्या नाम है इसका, जब इंतजामिया कमिश्नर वक्त अपना काम बर वक्त नहीं करेंगे तो ऐसे मसाइल तो जन्म देंगे। जब 3-3 साल किसी चीज का नोटिफिकेशन आप जारी नहीं करेंगे तो क्या 3 साल में महंगाई नहीं बढ़ी? ये तो दुनिया को पता है, सबको पता है। तो फिर मजबूरन उनको ये कदम उठाना पड़ता है। मैं उनकी क्या नाम है इसका रहनुमाई नहीं करता, मगर जो तल्ख हकीकत है वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। अभी देखिए, रिसेंटली ले लीजिए, आज हम बात कर रहे हैं 24 दिसंबर को, 31 दिसंबर को इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो 220 रुपए का है, इसकी मियाद 31 दिसंबर को बाकायदा स्टाम्प पेपर पर तहरीरी खत्म हो रही है। तो अब कमिश्नर वक्त का काम है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में एक न्यू फ्रेश नोटिफिकेशन जारी करें, चाहे वो जो भी हो, बढ़ाना हो बढ़ाएं, घटाना हो घटाएं, तो एक ही जगह। अब्दुल वहीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि सारे का सारा जो गलती है या सारे का सारा जो मामला है खराब वहां पर होता है जब कमिश्नर जो है अपना काम नहीं करते, लेकिन हम देखते हैं ना प्राइसेस कम होती हैं, दीगर चीजों की प्राइसेस कम होती है, तब भी दूध की कीमतें नीचे नहीं आती है। तो ये भी क्या कमिश्नर की गलती है? समझना चाह रहे हैं कि मसला क्या वहां से ही है सारा का सारा, या यहाँ पर आपके एंड में भी कुछ चीजें बेटर हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है बीबी। देखिए, 2007 में हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं कि आप कास्ट ऑफ प्रोडक्ट, पहले कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तय करेंगे कि 1 लीटर दूध कितने में तैयार हो रहा है, उसके बाद फिर उसको आगे होलसेलर और रिटेलर का प्रॉफिट लगाएंगे। तो ये उसी के तहत एक्सरसाइज होती है, और जो ग्राउंड पर जो चीजें होती हैं उसको क्या नाम है इसका टेली किया जाता है। बाकायदा इसके लिए मीटिंग्स होती हैं, 1 से ज्यादा मीटिंग होती हैं, उस पर इत्तेफाक राय से सारी तंजीमें और दीगर और भी तंजीमें होती हैं,
और कमिश्नर साहब भी होते हैं, तमाम स्टेक होल्डर बैठकर इसको तय करते हैं। जब आप 3-3 साल 4-4 साल तय नहीं करेंगे और महंगाई बढ़ती जाएगी तो फिर क्या किया जाएगा? फिर कुछ ना कुछ तो आखिर उसके लिए किया जाएगा ना। कह रहे हैं कि 3 सालों में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं, मतलब आपकी गुफ्तगू से हम ये खस कर पा रहे हैं कि 3 सालों में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ऐसे ही कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए पूरा टर्नओवर गुजार के चले जाते हैं 3-3 साल का, 2-2 साल का, और कोई न्यू फ्रेश नोटिफिकेशन नहीं होते। इसके बारे में मुतअद्दिद दरखास्तें दी जाती हैं। मैं एज ए रिटेलर आपसे बात कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारी 22 दरखास्तें जो हैं कमिश्नर साहब के टेबल पर मौजूद हैं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि हमारा जो हमारे को ये प्रॉफिट कहते हैं, जबकि वो प्रॉफिट नहीं बल्कि हमारे वो अखराजात भी पूरे नहीं है, उसके भी आधे देते हैं ये। अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि अखराजात पूरे नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पहले निकाली जाती है, 3 साल से कोई इस पर नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहा, लेकिन आपका अपना इनिशिएटिव क्या है इस पर? दरखास्त से आगे कहाँ जाएगा मामला, किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है? और फिर ये जो दूध की आप कॉस्ट की बात करें कि आपको आधी कीमत भी नहीं आ रही है, तो ऐसे तो फिर अब तक 3 सालों में बिजनेस ठप हो जाना चाहिए था ना। काम कर रहे हैं अगर तो कोई प्रॉफिट होगा उसमें, तो वो किस तरह से चल रहा है फिर आपका सारा? और बीबी उस प्रोसेस को फिर इंडिविजुअली अपने तौर पर उन्होंने किया ना। डेयरी फार्मर को जब वो क्या ना उसका कास्ट नहीं पड़ रही थी तो उन्होंने आज खुद कीमतों में इजाफा किया, तो उसकी वजह से ये चीजें सामने आई हैं जो मुसाबकत कमीशन तक ये बात पहुंची। अभी तक ये रिसेंटली अब अगर जनवरी में बिल फर्ज अगर चले, अगर कम भी होता है तो कम देना, आप नोटिफिकेशन तो बर वक्त करें, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए मीटिंग कॉल करें, दरखास्तें लिख लिख के थक जाते हैं। अच्छा, इसमें वही सब आप क्योंकि एक नोटिफिकेशन मेरे सामने है 13 जून 2024 का, और उसमें जो है डेयरी फार्मर को 195, होलसेलर 205 और रिटेलर 220 उसका रेट मुकर्रर है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन जो हुआ है पास, ये ठीक नहीं था क्या, या फिर ये पास नहीं हुआ, इसके ये क्या सीन? नहीं, देखिए ना, ये ठीक है बिल्कुल। 13 जून से और आज जब आप और हम बात कर रहे हैं, पूरी कराची में कहीं भी आप साबित कर देंगे 220 से 221 रुपए में भी दूध फरोख्त हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा बिल्कुल ही। अब ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। अब 31 दिसंबर को जब ये एक मुआहिदा खत्म हो जाएगा, बाकायदा ये तहरीरी मुआहिदा स्टाम्प पेपर पे कमिश्नर कराची के साथ, और उसके बाद वो 2 साल या 3 साल नोटिफिकेशन नहीं करते हैं, बिजली के बिल बढ़ते हैं, राशन के अखराजात बढ़ते हैं और दूसरी चीजें बढ़ती हैं, तो फिर मजबूरन इंसान क्या करेगा? आप ही बताइए। लेकिन अभी तो इस नोटिफिकेशन के बाद चीजें, आपको नहीं लगता कि फ्रॉम राइट नाउ ये स्ट्रीमलाइन के ऊपर होनी चाहिए? नहीं, देखिए अभी भी तो मनमाने, आप देखें ना, हर दूध वाली दुकान के ऊपर अलग कीमत चल रही है, कोई किसी में कोई 225 बेच रहा है, कोई 230 दे रहा है, एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। तो अगर अभी नोटिफिकेशन आ गया है तो या नोटिफिकेशन लास्ट जून से आया है, उसको तो फॉलो करें। हाँ जी, 13 जनवरी से और आज जब 24 दिसंबर को आप और हम बात कर रहे हैं, 225 की आप बात कर रही हैं, 221 रुपए में किसी कराची में दुकान पर बता दे मेरे को कि दूध फरोख्त हो रहा हो। ठीक है भाई साहब, अब इसमें इस चीज़ पे आते हैं कि आप बतौर रिटेलर क्या समझते हैं कि जो नोटिफिकेशन है ये कितने अरसे में जारी होना चाहिए ताकि ना आवाम का नुकसान हो और ना फिर आप लोगों का? देखिए, उसूली तौर पे तो जैसे अंडे का रेट ये रोजाना शाया कर लेते हैं, सब्जी का रेट ये रोजाना शाया करते हैं, तो इसका भी क्या नाम है, इसका कम से कम 1 माह में तो करे ना। 1 माह में नहीं करें, 3 माह 6 माह कर लें, 4 महीने में कर लें, 5 महीने में कर लें। हालात जैसी अभी देखिए, इतना बड़ा हीट स्ट्रोक में तबाही फैल गई, मगर क्या मिला? कुछ भी नहीं। काफी लोग फ्लॉप होके अपने घरों को चले गए, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान करके। तो कहने का मकसद ही कि हम भी चाहते हैं कि आवाम को सस्ते से सस्ता दूध मिले, मगर इनपुट पर तो आजादी, उसका एक मैकेनिज्म हो ना, उसको उस मैकेनिज्म को फॉलो किया जाए। आपका पॉइंट मुझे समझ आ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि खास दुश्मनी दूध बेचने वालों से ही क्यों है? अंडे का रेट रोज आ रहा है, चिकन का रेट रोज आ रहा है, दूध का क्यों नहीं आ रहा? बात दुश्मनी की नहीं है, देखिए बीबी, बात दुश्मनी की नहीं है। फिर एक अब जो कमिश्नर वक्त है वो कंट्रोलर प्राइस होते हैं। अब उनको जब एक दाद रसी के लिए कोई पूछ रहा है तो उसकी दाद रसी की जाए ना। अगर वो गलत है तो उसको शटअप कर दी जाए, अगर वो दुरुस्त है तो उसके रेट को बढ़ाया जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 1 वे ट्रैफिक चलेगी। भाई साहब, आप लोगों की आखिरी मुलाकात कब हुई थी कमिश्नर साहब से? 13 जून को। 13 जून के बाद और आज दिन तक कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मुलाकात क्या, वो खतूत मैंने कहा ना आपसे कि 20 से ज्यादा खतूत हम एज ए रिटेलर लिख चुके हैं अपने मामले के लिए। आज तक कॉल नहीं की, उसका जवाब नहीं आया आज तक। बताइए क्या करें?
अच्छा, और फिर इस पे आप लोग कहते हैं कि जी हम तो बढ़ाएंगे। अच्छा, अब सिचुएशन नहीं, तो हम ये नहीं बढ़ाएंगे, हम नहीं बढ़ाएंगे। ये फार्मर अपना मसला बनाएगा, तो फार्मर को अगर तकलीफ होगी तो जाहिर है वो तो फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे ना अपने लिए, अपनी बका के लिए। सही है। तो मतलब इनिशिएटिव ले लिया जाता है खुद इस वजह से क्योंकि पीछे से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, लेकिन इस मामले को हल की जानिब लेकर जाना चाहिए ना। कोई आउटकम है, कुछ थिंक थ्रू किया है आप लोगों ने, खुद सोचा होगा कि भाई कमिश्नर साहब तो नहीं जवाब दे रहे, अब करना क्या है, ताकि बीच का रास्ता निकल आए, आवाम भी फैसिलिटेट हो जाए, आपका भी मामला हल हो जाए। तो बीबी यही मैंने आपसे अर्ज की ना कि जब कमिश्नर वक्त 3-3 साल का टर्न ओवर पूरा करके चले जाएंगे और दादरसी नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फिर फार्मर भी कुछ करेंगे ना अपनी बका के लिए, या वो इसी तरह ही बर्बाद होते रहेंगे और क्या नाम है उसका अपना दिवालिया होकर घर जाते रहेंगे। देखिए दुनिया में कोई भी काम जो होता है, जो मैन्युफैक्चर होता है, वो उसको जब बनाता है उसकी लागत के मुताबिक आगे कीमत तय करता है। अब चूंकि ये कानूनी दायरे में आता है तो कानून के मुताबिक कमिश्नर अपना वक्त पर काम करें तो इनकी ये परेशानी कभी भी नहीं होगी। सारिफ को भी फायदा होगा इसमें और काम करने वालों को भी फायदा होगा। ठीक हो गया जी। अब्दुल वहीद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पूरी बात से ना मुझे फैसल के हल फिलहाल कुछ नहीं है जब तक कि आप कमिश्नर साहब को खुद नहीं ले आते। नहीं, लेकिन मेरा क्या है बात कर लें मेरा इसमें एक सवाल ही था, वो ये था कि वही साहब ने कहा कि 3-3 साल तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होते, तो आखिरी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो इसी साल जारी हुआ था 13 जून 2024 में। हाँ, तो उससे लेकर अब तक भी अच्छा, और उस नोटिफिकेशन से लेकर अब तक भी तो पैसे बढ़ते ही चले जा रहे हैं ना। नहीं, मेरा एक और मसला ये है कि जब पेट्रोल की प्राइस कम हो जाती है, सारी चीज होती है, तो फिर आप क्यों नहीं करते। खैर, लेट्स कीप दिस डिस्कशन फॉर सम अदर डे। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। कल आपने मनाजिर देखे थे कि लाहौर में शेर जो है ना वो बेकाबू हो गया था। वैसे लाहौर और शेर का बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हकीकी शेर की। और वो शेर बेकाबू हुआ, वो बाहर निकला। फिर उसको अफसोसनाक बात ये थी कि इसको गार्ड ने गोली मार दी थी। अब हुआ ये कि जो शेर को अपने घर में रखने वाले के बजाय वाइल्ड लाइफ वालों ने उस सिक्योरिटी गार्ड पर मुकदमा करा दिया जिसने शेर को हलाक करके लोगों की जान बचाई थी। कहने वाले शायद ये भी कह रहे हैं कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड था गालबन ये उसी बंदे का था जिसका ये शेर है ना। लेकिन अब ये हुआ क्या है, तमाम तर मामला हुआ क्या, शहरी आबादियों में इस तरह के जानवर उनको रखने पे कवानीन क्या हैं। और जब हमने देखा है सादिया के सियासी जलसों से लेकर शादियों तक लोग शेर और को ले आते हैं। सही है। वाइट टाइगर मैंने देखे हैं, वाइट लायन देखे हैं, ये आप देख रहे हैं। मतलब कि इसकी क्या आई डोंट नो कि लोगों को क्या इसमें अच्छा, ये हर तरह से गलत है ना फैसल। एक तो जानवरों के लिए गलत है। हाँ। आप उनकी नेचुरल हैबिटेट से उन्हें बाहर निकाल के ले आते हो, फिर जब वो लोगों पर हमला करते हैं आप उन्हीं को मार देते हो। फर्ज करें यहाँ पे ये जमगट्टा लगाया हुआ है, अगर यहीं पे एक पंजा मार दें फिर तो हम इस पे बात कर लेते हैं। इमरान मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब वाइल्ड लाइफ के तर्जुमान। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ये तमाम तर वाक़या ये क्या हुआ, ये कौन शख्स था जिसने ये शेर रखा हुआ था, सिक्योरिटी गार्ड क्या अलग से था या उसी बंदे का था जिसका ये शेर था और उसके कहने पे इसने गोली मारी है? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपने दावत दी। ये अली अदनान नामी शख्स था जी जिसने ये लाइन जो है वो हरबंसपुर का इलाका लाहौर में वहाँ पे रखा हुआ था। और आप जब लाइन रखते हैं तो उसके सर्टन क्राइटेरियाज हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये दीवार से फलांग के जब बाहर आया तो ये शहरी इलाके में दाखिल हुआ तो वो गार्ड इसको फायर मारा ताकि किसी इंसान को ये नुकसान ना पहुंचा सके। तो वाइल्ड लाइफ की टीम को जब इस हुकूक का पता चला तो फौरी तौर के ऊपर जो कार्रवाई की गई और गार्ड के खिलाफ एफआईआर जो है लॉन्च की गई वाइल्ड लाइफ एक्ट 1974 के तहत। और इसके अलावा जो अली अदनान नामी शख्स है उसके खिलाफ जो है वो चलान जो है वो भी पेश कर दिया गया है अदालत। ठीक। अच्छा इमरान साहब, आप खुद कह रहे हैं कि गार्ड ने इस वजह से गोली मारी ताकि ये लोगों को नुकसान ना दे, तो अब हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि गार्ड के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज कराया, वाई ही? देखिए चूँकि ये आपको वाइल्ड लाइफ एनिमल है, ये प्रोटेक्टेड है, इसके खिलाफ आप इस तरीके से वो नहीं करते थे। लेकिन चूँकि इंसानी जानों को भी बचाना ज़रूरी था तो इस वजह से
उसको वो शूट जो है वो उससे किया गया। तो अब चूंकि जो कि इलीगल था, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की टीम भी वहां पे पहुंच चुकी थी, इसके सर्टन बेस थे जिस को अडॉप्ट करके इसको हम इसको कैप्चर कर सकते थे। एक लेकिन मिनट, चूंकि आप ये उसने कह रहे हैं कि जिस खौफ के वक्त मारे गार्ड जब ने उसको फायर किया है उस वक्त वाइल्ड लाइफ की टीम थी, लेकिन उसके बावजूद उसने चीजें अपने हाथ में ली और उसने फायर खोला? दिस नहीं इज हाउ नहीं इट वाज? नहीं या वाइल्ड लाइफ की, जी जब देखिए वाइल्ड लाइफ की टीम जो है वो बाद में मौके के ऊपर जो है वो पहुंची है जब ये इंसिडेंट जो है वो हो चुका है। अच्छा, एक्चुअली जो फैसल सवाल कर रहे हैं वो समझना चाह रहे हैं, वो बॉटम लाइन पे पहुंचना चाह रहे हैं। फैसल ये कह रहे हैं कि उसने तो जान बचाई है, फिर उसके उस गार्ड के अगेंस्ट मुकदमा क्यों दर्ज किया गया है? हमें ऐसा लगा कि वाइल्ड लाइफ की टीम भी वहां पर मौजूद थी, उसके बावजूद ही टुक कंट्रोल ऑफ इट। बट अगर जाहिर है अपेरेंटली तो उसे यही लगा होगा कि ठीक है मार दो, अब ये 10 लोगों पे हमला करेगा, और शेर शेर होता है तो मतलब उसकी वैसी दहशत इतनी होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि वाइल्ड लाइफ बैकवर्ड पंजाब जो है वो इस चीज के ऊपर कानून साजी जो है वो कर रहे हैं कि अगर किसी बंदे ने लाइन रखना है तो उसके सर्टन प्रोसीजर जो है वो फॉलो किए जाएंगे। इससे पहले जो था वो हमारे लॉ के अंदर सिर्फ हम सोर्स को कवर कर रहे थे। सोर्स मीन ये है कि इसकी ट्रेल है, जैसे मनी ट्रेल होती है, इसकी भी ट्रेल है कि किस ब्रीडिंग फार्म के अंदर से आया है, वो ब्रीडिंग फार्म जो है वो लाइसेंस होल्डर था कि नहीं था, अब उसके वाइल्ड लाइफ से उसने लाइसेंस लिया था कि नहीं लिया था। लेकिन जो इंडिविजुअल पोसेशन है उसके ऊपर कोई हमारे पास लॉ जो है मौजूद नहीं थे। अच्छा। तो करंट गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर पूरा फोकस कर रही है ताकि जो इंडिविजुअल पोसेशन है उसके ऊपर जो है उसके लाइसेंस जो है वो जारी किया जाए। और उसके अंदर हमने कैप्टिव वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को भी ठीक है, ठीक हमारे है, ठीक है। अच्छा उसने इमरान सर्टेन साहब, रूल जो है वो डिफाइन कर दिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। ठीक है इमरान साहब, मैं आई क्वेश्चन अबाउट द गार्ड अगेन, लेकिन अभी आप मुझे ये बताइए कि हम देखते हैं कि जल्द से जुलूस हो गए या फिर ये शादियां हो गई। अभी रिसेंटली ही एक शादी हुई और उसमें जी शेर जो है वो का बच्चा पिंजरे में डाल के ला रहे हैं यूट्यूबर, टिकटॉकर, एंड इनफैक्ट एक और वीडियो थी कि जिसमें खातून जो थी वो किसी घर में ही वो टिकटॉक बना रही थी और शी वाज सो क्लोज और वो फुल ग्रोन लायन था, उसने हल्का सा पंजा, वो मेरे ख्याल से 2-3 इंच उसने और आगे करना था ना, तो खातून का कंधा जो है वो बाहर आ जाना था। अब ये बताइए कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्या होती हैं नहीं होती हैं? ये जो साहब थे इनको तो फिर मेरे ख्याल से जेल में डाला गया था, तो ये मुझे बताइएगा इनके खिलाफ कानून क्या कहते हैं? जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो वो लाइन खींचिंग है इसकी स्टेटस सिंबल के तौर के ऊपर जो है वो अब समझा जाने से लगा है और लोग समझते हैं कि जो रखेगा उसको स्टेटस उसका बड़ा हाई हो जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास चूंकि पहले जो इंडिविजुअल पोसेशन है इसकी इजाजत जो है वो अपना हमारे पास कोई लॉ के अंदर कवर नहीं था। लेकिन अब हम इसकी एक समरी हमने मूव किया कि इसको लॉ के अंदर कवर किया जाए कि अगर किसी शख्स ने इंडिविजुअली जो है उसकी पोसेशन करनी है तो उसका एक तो वाइल्ड लाइफ से इसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जब वो लाइसेंस लेगा तो उसको सर्टेन स्टैंडर्ड जो है वो मीट करने पड़ेंगे, जिसके अंदर कम से कम 10 कनाल जो है वो एरिया जो है वो उसके पास होना जरूरी है। फिर हाउस कीपिंग के लिए उसको फैसिलिटीज जो है वो लाइन की कंफर्टेबिलिटी के लिए रखनी पड़ेगी। अब चूंकि आपको पता है कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे 10 कनाल जो है वो किसी के पास एरिया बहुत कम होता है। तो जब ये इसके अलावा हमने ये भी सजेस्ट किया कि अगर किसी ने लाइन रखा तो 6 माह का हम उसको टाइम देंगे कि अपने टाइम पीरियड के अंदर जो SOPs हैं महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से बनाए कि इसको रखने के स्टैंडर्ड्स हैं वो इसको मीट करें। अच्छा, आमतौर पर होता पता है क्या है से जो बाहर लेके इमरान साहब, होता पता है क्या है, पाकिस्तान में एक लॉ बन जाता है, उसके बाद उसका फॉलो अप कोई नहीं होता। आपने एक बंदे को इजाज़त दे दी, भाई ठीक है तुम्हारे पास 10 कनाल की जगह है, अब रख लो शेर। उसके बाद 3 महीने बाद उसका फॉलो अप होना चाहिए कि हाँ भाई उसको खाना वाना शेर को सही मिल रहा है, उसकी हाउसकीपिंग के लिए प्रॉपर ट्रेंड बंदा रखा हुआ है, उससे किसको मिलने की इजाज़त है। तो क्या वो भी SOPs में शामिल हैं आपकी? उसका चेक एंड बैलेंस किस तरह से किया जाएगा और उस चेक एंड बैलेंस को मेंटेन किस तरह से किया जाएगा? जी बिल्कुल, उसका चेक एंड बैलेंस जो है वो उसके अंदर भी हमने ऑप्शन रखा है कि जो ऑलरेडी हमारे पास ब्रीडिंग फार्म है उसका चेक एंड बैलेंस जो है वो रखा जाता है। इसी वजह से लाइन की ट्रेल जो है उसके ऊपर प्रॉपर जो है फोकस जो है वो किया जाता है। और जो अब नए रूल्स और लॉज जो बना रहे हैं इसके अंदर डेफिनेटली जो इंडिविजुअल पोसेशन है उसके ऊपर भी वो किया जाएगा ताकि कोई बंदा इलीगली लाइन की पोसेशन जो है वो सर्टेन स्टैंडर्ड्स के बगैर जो है बना कर सके। ठीक है, ठीक है।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वाक़यात आने वाले दिनों में ना। ये जो वाक़या हुआ हरबंसपुरा वाला, ये एक बहुत ही ख़तरनाक वाक़या हो सकता था, और वो शेर जिस तरीके से भाग रहा था उसको फिर मार दिया गया। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वहीं स्टैंड करता है, मेरे ख्याल से इमरान साहब उसका जवाब देना नहीं चाह रहे थे कि अगर तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने, वो खुद कह रहे थे कि अगर तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने इसलिए मारा कि वो लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे, तो भाई उस सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ क्यों पर्चे कटवा दिया। उसका वो जवाब दे रहे थे कि क्योंकि ये हमारे एक्ट में, इसलिए हमने पर्चा इसके खिलाफ कटवा दिया। तो वो तो बेचारा पिसके रह गया। वो तो कह रहा है कि क्योंकि ये एक्ट है इसलिए मुझे गिरफ्तार किया, लेकिन मैं तो लोगों को बचाया, तो मुझे उसका तो कुछ करने दो। एक और भी चीज़ है ना फैसल, हर कोई तो नहीं शेर रखता ना, शेर कोई बिल्ली तो है नहीं है, कुछ इन्फ्लुएंस लोग ही होते हैं। फिर वो कहाँ पहुंच सकते हैं, किसी के खिलाफ तो FIR कटवानी है तो गरीब के खिलाफ कटवा। आई थिंक ये भी एक फैक्टर होता है। बहुत से लोग पॉसिबल सिवाय शेर के अलावा शेर के और भी बहुत सारे जानवर हैं कि जो रखते हैं। then there is can afford them, right? Everybody doesn't keep a lion. then there is a concept of private zoos as well ना। वो प्राइवेट जू भी होते हैं, तो वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। लेकिन ये जो बार इमरान साहब कह रहे थे कि एक बंदा जो सॉलिटरी बंदा है वो जो रख लेता है, तो उसके लिए हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो देख लें सर, पहले देख लें, जल्दी देख लें, इससे पहले कि खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का और वाक़या हो जाए। एक और, बाय द वे, इट वाज अ ब्यूटीफुल फुल ग्रोन मेल अफ्रीकन लॉयन जो अपनी खूबसूरती में कोई सानी नहीं रखता, बट अनफॉर्चुनेटली इसको मार दिया गया। चलें अब एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल जी, वक्त हुआ ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। कराची में पानी के मसाइल बहुत रहते हैं। कराची में पानी के मसाइल ऐसे हैं कि बोलता है इसका मसला, इसका मसला, इसका मसला। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन टूटने के बाद से शुरू होने वाला मसला अब संगीन हो गया है, और लाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है। लेकिन आवाम की शिकायत है कि भाई पानी टैंकर में आ रहा है। चंद दिन पहले तो हमने देखा था, ये फुटेज भी लोग देख रहे हैं, पता है कि एक मामला खड़ा हुआ जो वाटर टैंकर खोल दिए और वो पानी जाया। अच्छा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आई नो उनके पास रास्ता नहीं होगा, बट दिस व्हाट आई एम सीइंग, इसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। मुझे ना इस पे एक बहुत अजीम शायर है, उनका शेर याद आ रहा है कि हर गुजरता लम्हा हमें क़यामत के करीब लेता जा रहा है, लेकिन कराची वालों का पानी नहीं आ रहा है। ये अजीम शायर मैं खुद ही हूँ। और क्योंकि मेरे घर पानी नहीं आ रहा है, इसलिए मुझ पे ये गुजरी तो मैंने कह दी। अब देखिए, ये तमाम तर जो वाक़या हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस तमाम तर वाक़े का अहाता आज करेंगे। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र साहब। मुनीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और वेलकम टू द शो। अच्छा सर, आगाज़ करते हैं कराची पानी से। ये जो वाक़या हुआ टैंकर का पानी खोलना, इस पर हम बाद में बात करेंगे ना। लेकिन कराची में मुझे ये समझ में नहीं आता कि पानी की पाइपलाइन फट जाती है, पानी बंद हो जाता है, हाइड्रेंट्स में पानी आता है, फिर ये वाक़या होता है जिसमें नलके खोल दिए जाते हैं वाटर टैंकर के, पानी बहा दिया जाता है, और फिर MD समेत तमाम तर जितने हैं, जो CO वाटर बोर्ड हैं, उन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स कहते हैं कि अब हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई उन हाइड्रेंट्स के खिलाफ नहीं हो रही जिन्होंने इस तमाम तर फियास्को में अरबों रुपए कमा लिए और पानी के टैंकर की कीमतें कहीं 5,000 कहीं 6,000 बढ़ा दी। इस पे क्या कहेंगे सब? देखिए, हेलो जी जी जी, जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी मैं अर्ज करूंगा कि पीपल्स पार्टी की 16 साल से हुकूमत बरसर इक़्तिदार है। ये कराची दुश्मनी कर रहे हैं, इनको कराची के लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा रहे हैं। K4 मंसूबा इन्होंने बनाया नहीं। ये नाअहल लोग हैं, कॉम्पिटेंसी नहीं है इनके अंदर, और इनके साथ इनकी शराकतदार MQM है जो इस वफाकी हुकूमत के अंदर शरीक इक़्तिदार है। इन लोगों को कराची से कोई गर्ज नहीं है, और ये सिर्फ जो है वो पैसे बनाने का काम करना इन्होंने बनाया हुआ है। आप देखें ना, शहर जो है सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। इस साल अभी 5 महीने में, जुलाई से लेकर नवंबर तक, इस शहर के लोगों ने 1120 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए हैं। पिछले साल के मुकाबले में ये 20% ज़्यादा हैं। लेकिन आप देखिए कि इस शहर को पानी नहीं मिलता। इस शहर टैक्स देता है, ये रेवेन्यू दे रहा है। आपने भी मोनिम साहब, आपने ना सईद गनी साहब की बात सुनी। रिस्पॉन्सिबल कौन है? यही लोग हैं ना। अच्छा मोनिम साहब, आपने सईद के अंदर शामिल हैं और मसाइल करके नहीं देते। K4 मंसूबा ये नहीं बनाते, ऑगमेंटेशन का काम ये नहीं करते, पानी की निकासी की जो लाइनें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, जो फरानी की लाइनें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं।
तो आप क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक से पैसे ले रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। अच्छा मोनिम साहब, आपने सईद गनी की बात सुनी होगी, उन्होंने परसों इसके ऊपर एक कमेंट किया और उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर सियासत ना करें। अच्छा पहले मेरी बात सुन ले, प्रॉबेबली आप उसका जवाब दें। उन्होंने बोला ये है कि इसके ऊपर इल्जाम तराशी ना करें, सिंध में पानी मजीद कम होगा, दैट्स व्हाट ही सेड। ही सेड सिंध में पानी मजीद कम होगा, नई नहरें बन रही हैं, मैकेनिज्म मौजूद नहीं है और सिंध को मजीद मसला होगा अभी आने वाले दिनों में पानी से। आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे है ही पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये नेचुरल है, नहरें बनेंगी तो पानी जाएगा, ये कुदरती है, ये कुदरती है। वो कह रहे हैं ये कुदरती है, नहरें बन रही हैं, नहरें बनेंगी तो पानी कम होगा, सिंध में पानी, सैलाब वैलाब ये सारी चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से सिंध में पानी कम होगा आने वाले दिनों में। वो ऑलरेडी मजीद वर्स होने की बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं इस मामले में सियासत भी ना करें। देखें आप करप्शन करें, हम बात भी ना करें। आपको वर्ल्ड बैंक से $1.6 बिलियन और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से आपको $1.6 बिलियन मिले हैं और आपने ये ऑगमेंटेशन का काम करना था। ये आपकी नाअहली है ना, पैसे आप दे रहे हैं, सूद दर सूद कराची के लोग अदा करें, टैक्स वैसे ही देते रहें और आप कहें कि ये होगा, ये आपका भाई आप डैम से। अच्छा उन्होंने ये भी बोले कि हाइड्रेंट से कोई लेना देना नहीं, ये जो ट्रकों में पानी आ रहा है उससे और जो लाइनों में पानी नहीं आ रहा ये रिलेटेड नहीं है, ये अलग अलग मामले हैं। मुझे आप ये बताइए गुलशन इकबाल में पानी नहीं आ रहा था, पूरे गुलशन में आपकी इनकी नाअहली की वजह से जो रेड लाइन बन रही है, रेड लाइन के काम करने वालों ने वो लाइन तोड़ दी, लेकिन इनकी नाअहली ये है कि लाइन को दुरुस्त नहीं कर सके। लाइन को दुरुस्त किया 10 दिन बाद, तो फिर दोबारा जब पानी खोला गया तो लाइन फट गई। सही है ना, ये तो इनकी नाअहली है। और दूसरी तरफ ये है कि भाई उसकी गुलशन इकबाल के अंदर तो पानी नहीं आ रहा, लेकिन हाइड्रेंट में पानी कैसे आ रहा है? टैंकरों के जरिए 2 गैलन का टैंकर था जिसकी कीमत 6,000 रुपए थी, वो 12,000 वसूल कर रहे हैं। 18,000 मुझसे पूछिए, 18,000 वसूल कर रहे हैं और 18,000 रुपए का टैंकर सेल आउट कर रहे हैं। इसके अंदर इनकी पूरी कंपेटेंसी है, पूरी दयानतदारी के साथ लूट रहे हैं। ये जो है शहरियों को जेबों पे डाके डाल रहे हैं। कैसे पानी आ रहा है बताइए मुझे। फिर मुनीम साहब इसमें अब जरा इसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी देख लेना मुनीम साहब कि जब भी बात की जाती है कि भाई टैंकर निज़ाम हटाएं यहाँ से और लोगों के नलकों में पानी दे, तो सियासी जमातों से लेकर और इंतज़ामिया जो वाटर बोर्ड है वो कहते हैं कि क्योंकि पानी की तरसील का निज़ाम इतना बोसीदा है कराची में, पाइपलाइनें इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि हम ना उसको दे नहीं सकते, तो इसलिए हमें इस पे शिफ्ट होना पड़ता है। ये लाहौर में क्यों नहीं होता निज़ाम बोसीदा? बाकी शहरों में निज़ाम पानी की तरसील का बोसीदा क्यों नहीं होता, कराची में क्यों जाता है? तो सारे शहर है ना आपके बड़े। और उसमें यह है कि अगर तो बोसीदा हो गया, पिछले 10 साल से हम ये मंजन सुन रहे हैं कि पानी की पाइपलाइनें पुरानी है, फट जाएंगी, ज्यादा पानी दे दिया तो ये काम किसका? ये मेरा और आपका काम है कि हम लाइनें डालें। यही बात तो हम कह रहे हैं कि दुनिया का कौन सा शहर है, पाकिस्तान का कौन सा शहर है कि जहाँ टैंकरों में पानी लोगों को मिलता हो। भाई आप 16 साल से बरसर चलते हैं ना, अगर कोई प्रॉब्लम था तो सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। हम तो हुकूमत में नहीं है, हम तो अपोजिशन के अंदर हैं, तो हुकूमत में हैं, 16 साल से बरसर हैं, मजे कर रहे हैं, शहर से लूट रहे हैं शहर को, और सब इसके अंदर शराकतदार हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो MQM हो, ये वफाक के अंदर साथ हैं, सूबे में इनकी हुकूमतें हैं, लेकिन कराची के लोग पानी को तरस रहे हो। भाई हमें नलकों में पानी चाहिए, हमें टैंकरों में पानी नहीं चाहिए। ये कहानियां बहुत हो गई कि ये सिस्टम होता है तो उसके बाद ये सिस्टम होता है। भाई क्या सिस्टम होता है? सारा सिस्टम आपके हाथ में है। आपने ऐसे लोग भर्ती किए हुए हैं कि जिनके अंदर एहलियत नहीं है। इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों ने, यही MQM की भर्ती की करदा लोग हैं, यही पीपल्स पार्टी के भर्ती करदा लोग हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि मसले की हल की जानिब जाया जा सकता है? आपका एहतजाज रहा कि इलेक्ट्रिक के लिए भी आपका एहतजाज रहा, हर जुम्मे होता रहा, कीमतें वही की वही हैं, लोग कराची वाले सड़ रहे हैं, गर्मी में बिजली नहीं है, सर्दियों में भी बिजली नहीं है, पानी का भी वही देख ले मसला, सर्दी गर्मी पानी नहीं आ रहा, तो एहतजाज से आगे कैसे जाया जाए और एहतजाज क्या मसले का हल करेंगे? हम एहतजाज देखें, अपोजिशन के पास क्या रास्ता होता है? अपोजिशन के पास क्या रास्ता है कि चीजों को सही दायरा कार के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पर हाईलाइट किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को बेदार किया जाए, प्रॉपर तरीके से एहतजाज किया जाए। पुरअमन जमहूरी रास्ता ही एक रास्ता है ना पॉलिटिकल पार्टीज के पास, और क्या है रास्ता? और हम अल्हम्दुलिल्लाह वो बात कर रहे हैं। अगर हम बात नहीं करते तो आज कई गुना ज्यादा ये मसाइल होते हैं। अगर हम बात नहीं करते
ये बात करने का नतीजा है। कम से कम कोई तो बैरियर बनता है रास्ते में, कोई तो रुकावट बनता है इन जालिमों के सामने, वरना ये तो इनको तो खुल खेलने का मौका मिलता रहेगा इसी तरह शहर के अंदर। और जहाँ तक अब इसमें यह है कि जहां सियासी जमातों के पास एहतजाज का रास्ता है, वहीं उनके पास असम्बली का भी रास्ता है और वहीं उनके पास अदलिया का भी रास्ता है। तो जी, अब बिल्कुल रास्ता है। हाँ, ये मुझे बताइए कि इसमें जमात इस्लामी बतौर जमात कोई फरीक बन के जाना चाहेगी और कराची के लोगों की आवाज़ उठाना चाहेगी, जो कि पहले भी उठाते हैं? देखिए, हमने हर तरह का रास्ता इख्तियार किया है। मिसाल के तौर पे, अब आपने बिजली की बात की ना, हम हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, आज भी लोड शेडिंग के हवाले से मौजूद हैं। हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमने वहाँ केस फाइट किया। आप देखिए ना, कल हमने इतवार के दिन हमने एहतजाज किया शहर भर के अंदर, पीर के दिन हमने एहतजाज किया, हफ्ते के दिन हमने एहतजाज किया। कल हमने मुलाकात की है वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के एमडी से, हमारे की जिसमें सारे टाउन चेयरमैन भी शामिल थे, जो हमारे इलेक्टेड टाउन चेयरमैन हैं, और उन्होंने यही बात की वहाँ कि भाई खुदारा कराची में पर रहम करो, ये 19 साल से तुमने K4 का लोगों को एक झांसा दिया हुआ है और बनाकर नहीं दे रहा है, तो कम से कम K4 तो बनाओ, कम से कम ऑगमेंटेशन करो, लाइनें दुरुस्त करो शहर की, जिसके नतीजे के अंदर अगर पानी आ भी जाता है गलती से, तो पानी के अंदर इतना रसाव है लाइनों के अंदर के पानी जगह जगह बह रहा होता है सड़कों पर, और टैंकरों के जरिए आप पानी दे रहे हैं। अच्छा, तो मुनीम साहब फिर ये बताइए कि इस एहतजाज हो गया, ये ठीक हुआ गलत हुआ ये अलग केस को और किस तरीके से हम कर सकते थे, पानी थे। अब ये बताइए कि क्या इसका फिर हल है? इस एहतजाज के बाद किसी से आपकी बात हुई? आप दोबारा मुझे जरा रिपीट करिए, मुझे आवाज़ नहीं आई। इस एहतजाज के बाद क्या अब किसी से बात हुई आपकी स्टेक होल्डर से कि अब कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, समथिंग लाइक दैट? देखिए, हमारी बात हुई है वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के एमडी सलाउद्दीन साहब से बात हुई है। कल हमारे एक हाईली पावर्ड डेलीगेशन ने उनसे मुज़ाकरात किए हैं, बातचीत की है कि भाई ये हल क्या है इसका। अच्छा, उनका ये कहना है कि K4 का मंसूबा बन रहा है और ये बात 19 साल से कर रहे हैं। चले हम मान लेते हैं, अरे भाई अब तो बना दीजिए, कोई टाइम फ्रेम तो दीजिए। कराची में कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है, ना पानी के मसले कोई टाइम फ्रेम देते हैं ये लोग, ना ही सड़कों के मसले को टाइम फ्रेम देते हैं। उन्होंने कहा है कि K4 के मंसूबे पे तेजी के साथ काम जारी है, हम हब डैम के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, हब डैम से ऑलरेडी 100 मिलियन गैलन पानी कराची को उनको मिलता रहा है, और ये 100 मिलियन गैलन पानी जो है ये नहरों के जरिए कराची में भी सप्लाई होता है। लेकिन क्या किया जाए कि जगह जगह कुंडे लगाकर, यही फिर टैंकर माफिया खड़ी होती है, तो पानी को तो पहले ही कुंडा लगाकर ये निकाल लेते हैं और लोगों के लाइनों में पानी अवेलेबल नहीं होता। तो कह रहे हैं कि हम दोबारा जो है वो ये कहते हैं कि हम जो है इसको सफाई कर रहे हैं अब डैम की, और इसके जरिए पानी की सप्लाई बहाल। चले ठीक है, अब देखते हैं कि वादा कितना वफा होता है कि अब डैम की सफाई हो जाए, पानी की नई लाइनें आ जाएं और मरीख पे ज़िंदगी कायम हो जाए और प्लूटो पे जो है वो पौधे उगना शुरू हो जाए। तो लेट्स सी कि ये मामला कब हो सकता है। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। तो जी, पूरे पाकिस्तान में सर्दी आ गई है। सर्दी थोड़ी लेट हुई है इस बार, ग्लोबल वार्मिंग ऑल दैट स्टफ, आई थिंक हम इस पर बहुत ज़्यादा बात करते रहते हैं। लेकिन सर्दी अब जब पाकिस्तान में आ गई है तो सर्दी में क्या कुछ हो रहा है ये भी हमें पता है। मुझे ऐसा लगता है सर्दियाँ जो होती है ना वो एक काइंड ऑफ सेलिब्रेशन होती है। कपड़े पहने ना और ऊपर डालते चले जाएं। गर्मियों में ये होता है अब क्या पहने यार, इतनी गर्मी है। आई फील कि समहाउ सर्दियों को लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं और उसको ज़रा ज़्यादा सेलिब्रेट भी करते हैं। तो जान लेते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है पूरे पाकिस्तान में। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद ठंड है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में सुबह के औकात में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद बताया जा रहा है और बाज़ मकामात में आज हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की भी प्रेडिक्शन है। पंजाब में सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, बहावल नगर और इसके आसपास के इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की प्रेडिक्शन की गई है और इसके अलावा कुछ मकामात पर हल्की बारिश का कहा है। कल लाहौर में बारिश हुई है, आई होप वहाँ पर लोगों को थोड़ा कम स्मोक मिलेगा, एंजॉय किया होगा उन्होंने बारिश को और शायद ठंड भी बढ़ी होगी। जबकि बलूचिस्तान और सिंध में मौसम खुश्क और सर्द है। अहम शहरों के दर्जा हरारत की बात कर लेते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। कराची जहाँ सर्दी बड़ी मुश्किल से आती है, आ गई है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। टेम्परेचर
इज़ 12 मिनिमम, और मैक्स जो है वो 24 तक जाएगा। इसके अलावा थोड़ा दूर हैदराबाद में कम से कम दर्जाए हरारत 10 है, ज़्यादा से ज़्यादा 23 बताया जा रहा है, जबकि मीरपुर ख़ास में कम से कम दर्जाए हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 कहा गया है, प्रिडिक्ट किया गया है कि रहेगा। उधर नवाबशाह में कम से कम दर्जा हरारत 8 है और ज़्यादा से ज़्यादा 23 रिकॉर्ड किया गया है आज के लिए, जबकि लाड़काना में कम से कम दर्जा हरारत 7 है और ज़्यादा से ज़्यादा 23 रिकॉर्ड किया गया है। गवादर में कम से कम दर्जा हरारत 18 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक जा सकता है। और थोड़ा आगे चलते हैं, जहाँ से कराची में सर्दी आती है, बात कर लेते हैं ज़रा क्वेटा की भी, जहाँ टेम्परेचर नीचे गया है एंड आई एम होपिंग इट्स गोना गो मोर डाउन। इस वक्त टेम्परेचर मिनिमम बताया जा रहा है -2 एंड मैक्सिमम 9 डिग्री हो सकता है। और पंजाब का रुख करते हैं, जहां बताया जा रहा है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 7 तक है, जबकि मैक्सिमम 21 तक जा सकता है। और लाहौर में इसके अलावा जहां कल बारिश हुई, मैं पता नहीं क्यों एक्साइटेड हूँ सिटिंग इन कराची अबाउट लाहौर की रेन, बट वेल कम से कम दर्जा हरारत 6, ज़्यादा से ज़्यादा 20 कहा जा रहा है। उधर फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रहेगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की बात करते हैं, विफाकी दारुल-हुकूमत में मिनिमम टेम्परेचर 6, ज़्यादा से ज़्यादा 17 रहने का इम्कान है। आई समहाउ लाइक इस्लामाबाद से ज़्यादा लाहौर की सर्दी, बट देयर लॉट ऑफ पीपल आई थिंक जिनको जो ओवरऑल ऑरा है इस्लामाबाद की सर्दी का वो ज़्यादा पसंद है। मरी में कम से कम दर्जा हरारत 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री रहने का इम्कान है। सो मरी इज़ less colder than Quetta, which is like a fascination for me. पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री रह सकता है। और उधर मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत -2 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। -2, आई करेक्ट माई सेल्फ। स्कर्दू चलते हैं, स्कर्दू का टेम्परेचर क्या है ये भी आपको बताते हैं, जहाँ पर मिनिमम -8 एंड मैक्स मिनिमम -18 एंड मैक्स जो है -8 तक जा सकता है। सो दिस इज़ अबाउट इट। जो आज वेदर रहेगा पूरे मुल्क पाकिस्तान में, जो अहम शहर हैं उनका टेम्परेचर हमने आपके साथ शेयर कर लिया है। सो मेक श्योर आप अपनी अच्छे से केयर करें, बिकॉज सर्दी है, ठंड लग जाती है, इंजॉय भी करें, मौसम इंजॉय करने का है। क्या ख्याल है फैसल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमें ये बताने की क्या ही ज़रूरत है कि पाकिस्तानी खातीन जो है वो किसी से कम नहीं, हम सबको पता है। दे बिन प्रूविंग ईच एंड एवरी डे, एंड हु आर वी टू टेल कि पाकिस्तानी खातीन किसी से पीछे नहीं है। शाना बशाना अब चल रही हैं। और स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो रिसेंटली जो जीप रैलीज हुई हैं उसमें कमाल परफॉर्मेंस दिखाई है, और रेसिंग ट्रैक जो हैं खातीन उसमें अपना लोहा मनवा रही हैं। ऐसे ही जो है हब रैली ऑटोक्रॉस, इसमें दीना पटेल ने अपने टाइटल का दिफा भी किया। जिस तरह दिफा किया वो देखने के लायक था, और दीना ने 1 मिनट 13 सेकंड में तयशुदा फासला जो है उसको जब क्रॉस किया तो सबको उन्होंने अचंभे में डाल दिया। और इस वक्त दीना पटेल हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दीना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक आपको। हाउ आर यू फीलिंग कि एक तो टाइटल जीतना और फिर उसको डिफेंड भी करना? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच for having me on this. I hope you all are well also. Just feels good. लेकिन इस बार comparing the timings to the top categories, I feel कि थोड़ी room है for better improvement. So looking forward to change that for next round. Right. दिया मुझे ये बताएं कि you saying कि room है, और मुझे ऐसा लगता है कि naturally हम ख़वातीन के बारे में जब किसी भी घर में बच्चियां पैदा होती हैं तो हम उस तरह से उनको ट्रेन ही नहीं करते, या प्रॉबेबली आई डोंट नो नेचुरल, मुझे नहीं पता ये कितना साइकोलॉजिकल एंड नेचुरल है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब लड़कियों के आगे आप डॉल एंड कार रखते हैं, सो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स डू पिक डॉल ओवर कार। तो मुझे बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस है? यू वर ऑलवेज द सेम पर्सन, आपको पहले से ही पता था कि जी मैंने गाड़ी ड्राइव करनी है? यू हैड एन इंस्पिरेशन long over आगे जाके जिंदगी में? How did it happen to you? I had an elder brother growing up, and no sisters in the house as such. And mom was also very attached to my elder brother, so she would always buy us the same toy. So if Mirhan, my brother, would get a car, who also participated, if he would get a car, I'd get a car also. And if he'd get WWE CD, then I'd also get one. I think it was just fair for both the kids. And but as I grew up, I think itna to shock nahi tha since I was growing up. Baba always had a great car collection, so always grew up around faster and nicer cars, alhamdulillah. As I grew up, when Dad started training me for racing, usse ye shock zyada paida hua.
और दीना, अब ज़रा देखने वालों को ये बताइए, एक तो कि ये जो रैलीज़ होती हैं इनमें कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट, प्रीपेड इन स्टॉक, फिर आप जो है वो क्रॉस रैली जो है यू वन इट, यू डिफेंडेड इट, तो थोड़ा सा देखने वालों को बताइए कि ये कैटेगरीज क्या होती हैं और ये क्रॉस रैली क्या होती है और वो डिफरेंट कैसे होती है बाकी रैली से, ये ज़रा बताइए। जी, ऑफ कोर्स। सो द सेम रूल्स अप्लाई रैलीइंग और ऑटो क्रॉस में जो है, द सेम रूल्स अप्लाई। यू हैव स्टॉक की एक पूरी कैटेगरी होती है, डी स्टॉक टू ए स्टॉक। सो डी स्टॉक, सी स्टॉक, बी स्टॉक, ए स्टॉक, ज़्यादा एक स्टॉक की गाड़ी उसमें जाती है। देन यू हैव प्रिपेयर्ड, सो डी प्रिपेयर्ड, सी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड, ए प्रिपेयर्ड। ये दोनों कैटेगरीज आर द सेम इन रैलीइंग एंड द सेम इन ऑटो क्रॉस। सो आपकी गाड़ी के मुताबिक, इंजन सीसी के मुताबिक, रेसिंग टायर्स के मुताबिक ये कैटेगरी डिसाइड होती हैं एज टू व्हाट कार्स गो इन दीस स्पेसिफिक कैटेगरीज। सही है। अच्छा, एक स्टीरियोटिपिकल थॉट भी होता है। एक तो ये होता है कि आपके घर से क्या आपको माहौल मिला है, सम पीपल रिबेल, गो आउट, डू व्हाट दे वांट टू, अपनी ज़िंदगी फाइंड करते हैं ना। कुछ लोगों को पता होता है हमेशा से उनके घर से उन्होंने क्या करना है, लेकिन देन यू गो आउट ऑफ दैट एनवायरनमेंट, बाहर जाके एक स्टीरियोटिपिकल थॉट होता है कि इस लड़कियों के लिए तो मजाक बनता है, ये तो पार्किंग में गाड़ी नहीं लगा सकती है, रिवर्स करना लड़की को नहीं आता, अगर कोई आगे गाड़ी खड़ा हो सामने आपकी गाड़ी में, तो अगर लड़की साइड पे गाड़ी लगाने में देर हो तो बोलते हैं ये कोई आंटी होंगी गाड़ी के अंदर बैठी हुई, देखें इनको तो चलानी नहीं आती होगी गाड़ी, और फिर वो ऐसे करके देख के भी जाते हैं कि लड़की है या नहीं है। सो व्हेन यू गॉट आउट एंड यू सेड जी मैंने तो रेस करना है, क्रॉस रैली करना है, तो फिर उस वक्त क्या था? हाउ वर द अदर जो आपके कॉम्पिटिटिव लोग थे आपके साथ जो काम कर रहे थे, how was the experience? I think they just saw me as a human and they didn't see me more as and That's even quite myself, an inspiration. I there's a difference between male and female. We all have the same hands, the same steering wheel, the same brain, the same feet. So I don't think there's much of a difference there when it comes to motorsport, at least, right? So a woman, as a person, if she trains harder than the men, she will eventually catch them. And if the men train harder than the woman, they will eventually catch her. So I think it's just a very equal playing field here between the man and the woman. अच्छा, दीना ये बताइए कि डेजर्ट रैलीज जो हैं, यू हैव बीन द चैम्पियन ऑफ देयर, लेकिन इस बार ग़ालिबन शायद ऊपर नीचे हो गया, लेकिन इट डज मीन कि हमारे पास इस मोटर स्पोर्ट में, इस सर्किट में अब बहुत टैलेंट सामने आ रहा है। पहले इतना ज़्यादा नहीं था, और अब साहबजादा सुल्तान और नादिर मक्सी यूज्ड टू जस्ट गो एंड देन द पटेल्स एंड ऑल, लेकिन अब जो है वो इतना ज़्यादा टैलेंट आ रहा है। दिस मीन्स कि हम ना सिर्फ ये कि टैलेंट पूल हमारा बहुत अच्छा हो रहा है, बट हम वर्ल्ड क्लास कंपटीटर्स भी हो गए हैं। सो हम जाते तो हैं ढाका रैली एंड ऑल, बट वेरी सून वी कैन सी अ टाइटल फ्रॉम देयर एज वेल। I wouldn't be able to comment on the international championships. Yeah. What I can say is that पिछले 5 सालों में जितनी यूथ आए हैं रैलीइंग में, जितने यंगस्टर्स आए हैं, जितने energized लोग आए हैं, that have been very good drivers, mashallah. Say they've beaten all-time drivers in their first debut runs. So mashallah, say I can see the sport growing. I can see my friends, my same age group coming into the sport and dominating their categories. So mashallah, say as anything in life, the younger blood comes in and it takes over. But even when you Nadir Uncle and Peer Sahab, they're still dominating their category because of the experience and because of this that they have. So the youngsters haven't been able to catch them yet, but in the future with enough training, there would be a close competition. और हम आपको और सारी यंगर जनरेशन को होप करते हैं कि आप अच्छा करें, एंड आई एम श्योर आप लोग अपने सीनियर्स को ज़रूर हराएंगे। ऑफ कोर्स दे हैव गॉट द एक्सपीरियंस, बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस द टाइम। यस, एब्सोल्युटली। अच्छा, अब ना आगे बढ़ने से पहले, ब्रेक लेने से पहले, आज की उस शख्सियत की बात हो जाए कि जिसकी वजह से न सिर्फ कॉमेडी बल्कि होस्टिंग, कंपेयरिंग और एक्टिंग, उसने एक नया मोड़ लिया पाकिस्तान की फिल्म, टीवी या फिर स्टेज ड्रामा की जो एक हिस्ट्री है। हम बात कर रहे हैं द लेजेंड मोइन अख्तर साहब की, और वो ड्रामा रोज़ी हो या फिर वो स्टेज शोज़ हो, द लेजेंड हिमसेल्फ उमर शरीफ के साथ एक बहुत ही कमाल, एक बहुत ही बेमिसाल शख्सियत। और शख्सियत इसलिए कि जब आप मोइन साहब के साथ बैठें, जो बड़ी शख्सियात होती हैं वो कभी भी आपको ये लगने नहीं देती हैं
कि अब मैं ये हूँ और आप छोटे हैं और मैं कितना बड़ा हूँ, या मेरे अंदर कितना बड़ा दरिया मौजूद है। बिल्कुल। मैंने कभी नहीं सोचा कि इस मुल्क ने मुझे क्या दिया, मैं ये सोचता हूँ कि मैंने अपनी कैपेसिटी में इस मुल्क को क्या दिया। आई थिंक ओनली ग्रेटर पीपल फॉर्चुनेट इनफ टू मीट मोइन अख्तर साहब, इवन फॉर्चुनेट इनफ टू गेट ट्रेन्ड बाय हिम in the career of the start of my career. तो खैर I'll listen to that story. Yes. But I think we have got to take a break. Yes. वेलकम बैक जनाब। चाय पिए, ये मैसेज है, प्लास्टिक नहीं पिए। ये मशवरा इसलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि अमेरिकी यूनिवर्सिटी की नई रिपोर्ट जो सामने आई है, उस रिसर्च में टी बैग से खारिज होने वाले जो माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स है उसकी दर्जाबंदी की गई है। और ये पता चला है कि जब इन टी बैग्स को पानी में डाला जाता है, यानी गर्म पानी में जब डाला जाता है, तो ये डिज़ोल्व हो जाते हैं और फिर हम वो नैनो प्लास्टिक पी रहे होते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया कि उस वो जो टी बैग है उसमें नैनो प्लास्टिक का क्या काम है, वाई क्यों क्योंकि एक आम आदमी अपेरेंटली तो देयर इज अ पेपर, वो एक छोटा सा कागज़ की छिल्ली होती है, उस पर पत्ती होती है, दैट्स इट, उसमें और क्या है। लेकिन इस तहकीक को पढ़ने के बाद पता चला कि भाई माइक्रो और नैनो प्लास्टिक जो हैं वो जाहिर सी बात है कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। तो इसी पे हम बात भी कर लेते हैं। मीनवाइल हम आपको ये भी बता दें कि हम फेसबुक जो है हमारा पेज बोल ब्रेकिंग का, उस पर लाइव भी होंगे। तो अगर आप चाय पी रहे हैं और चाय पीते पीते आपको ये सेगमेंट देख लिया और अब आपके जहन में कोई सवाल आ गया तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। हमारे ग़ज़ायत अक्सा अमीन साहब हमारे साथ मौजूद है। यस प्लीज़, लेकिन क्या करें फिर अक्सा साहबा, टी बैग निकाल दें तो फिर क्या डालें? ये है, पहले तो ये बताइए कि टी बैग में नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक कंटेंट कैसे आया? एक्चुअली देखिए, पैकेजिंग मटेरियल मैटर करती है ना कि किस पैकेजिंग में आ रहा है। हमें देखने में, क्योंकि हमारी इतनी अवेयरनेस नहीं है, हम इतना फोकस नहीं कर रहे होते, तो हमें पता नहीं चलता। हमें वो एक कागज़ टाइप की लगता है, ठीक है, लेकिन वो आपका माइक्रो प्लास्टिक उसके अंदर आ रहा है, कुछ अमाउंट, कुछ कंटेंट मौजूद है। हमें वो लगता है चाय के अंदर गर्म पानी में डिज़ोल्व हो गया, वो नरम सा हो गया तो कागज़ ही होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो पैकेजिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कौन सी चीज़ में रैप होकर हमारे पास आ रही है। अच्छा, उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है? क्या प्लास्टिक वाला मटेरियल पेपर के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं? क्या वो सस्ता होता है, इस वजह से कुछ ब्रांड्स वो यूज़ कर रही होगी, या पेपर का जो टी बैग है कम्प्लीटली जो डिज़ोल्व है या बायोग्रेडेबल है या जो पानी में मिक्स होकर हमारे अंदर ले जाएगा, वो क्या महंगा होगा? क्या वजह होती है कि कंपनीज ये यूज़ करती हैं? बहुत सारे एलिमेंट्स तो होते हैं। इन पे ज़्यादा बेहतर कमेंट तो वो करेंगे जो ऑब्वियसली जिनकी प्रोडक्शन है, ठीक है। जाना तो इको फ्रेंडली चीज़ों पर ही चाहिए है, लेकिन ऐसा भी है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस देखिए लेटर ऑन आ रही है। जब कंपनी ने एक चीज़ बनाई और उन्होंने वो प्रमोट की, लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, उस टाइम पे इतनी रिसर्चेस नहीं हुई थी एंड वी डोंट नो कि इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ पे। तो ओवर टाइम, क्योंकि फूड एक इवोल्यूशन टॉपिक है हमारे पास, एक इवोल्यूशन डिग्री भी है आप कहें, तो ओवर टाइम इसमें रिसर्चेस हो रही हैं, लेटेस्ट रिसर्चेस हमारे पास आ रही है, न्यू इन्फॉर्मेशन ओवर द टाइम बिल्ड हो रही है। तो उसी की बेसिस पे ऐसा है कि हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ हमने एक डिसाइड की थी फॉर द टाइम बिंग, ये अच्छी रही, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद हमने देखा ह्यूमन हेल्थ पे कितने हैज़ार्डस इफेक्ट आ रहे हैं। फिर उसको मज़ीद आप स्टडी करते हैं कि अच्छा इनमें से कौन सा कंटेंट ऐसा है, कौन सा मटेरियल था, कौन सा इंग्रेडिएंट ऐसा था जिससे ये एडवर्स इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा था। अच्छा, फेसबुक नकाश अब्बास साहब का सवाल है और उन्होंने सवाल किया है कि जो टी बैग है ये खुश्क दूध से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आपको पता है कि खुश्क दूध जिसको हम कहते हैं कि वो खुश्क दूध है, वो वाइटनर होते हैं ज़्यादातर, तो व्हाट इज़ मोर डेंजरस? और ये बताएं फिर मैं इसके कंटिन्यूशन में एक सवाल दोनों चीज़ों की एक तो कंपैरिजन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम ये कहें कि टी जो है वो ज़्यादा डेंजरस है कंपेयर टू के वो जो आपने बताया, जैसे इन्होंने बात की मिल्क की, टी वाइटनर और पाउडर्ड मिल्क में डिफरेंस है। देयर आर पाउडर्ड मिल्क एज वेल, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट, ठीक है, बट जो वाइटनर्स है ना उसमें आपके सिर्फ फैट्स और शुगर कंटेंट होता है। तो हमारी आवाम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही होती कि कौन सा टी वाइटनर है, कौन से पाउडर्ड मिल्क है। तो उसके लिए आपको पैकेजिंग जो है ना, एक तो वो, और लेबल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन होती है, लेबलिंग है, जब आप उसे पढ़ेंगे देन यू विल गेट टू नो कि इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आपको पता चलेगा कि कितना % उसके अंदर जो है आपके मिल्क को ही ड्राइड फॉर्म में करके, पाउडर्ड फॉर्म करके ऐड किया हुआ, या फिर आपके सिर्फ शुगर्स और फैट्स ऐड किए हुए हैं। तो अब अच्छा, इसका हल क्या है भाई? टी बैग वाली आप नहीं ले सकते। फ़र्ज़ कीजिए आज मैं फ़ैसला कर लेता हूँ कि जी आज से मैं टी बैग छोड़ रहा हूँ, मैं गया यहाँ से डायरेक्ट जोड़िया बाज़ार, वहाँ से मैंने खुली पत्ती उठा ली। अब वो खुली पत्ती कितनी ज़्यादा काबिल भरोसा, काबिल एतमाद है, और वहाँ पे गंद उड़ रहा है, मक्खी बैठ रही है, गर्द उड़ रही है, सो व्हाट्स द सॉल्यूशन देन?
देखिए, एक मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना छोड़ दें। पहली बात तो ये, हमारे पास मार्केट के अंदर इको फ्रेंडली प्रोडक्शन भी है। उसमें आप ये देखें कि आपके कंपोस्टेबल मटेरियल के अंदर जो पैकेजिंग आ रही है आप वो इस्तेमाल करें, वो वाले टी बैग्स इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू कि आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक्स वगैरह की एंट्री हो जाए, कंसिडरिंग जो हमारे पास एक्टिव इशू है। दूसरी चीज़, ज़रूरी होता है कि आप इस चीज़ को समझें कि अगर आप खुली पत्ती भी ले रही हैं तो एडल्ट्रेंट्स के चांसेस हमारे यहाँ हर जगह पे हैं, ठीक है, कंटामिनेशन के चांसेस हैं, बट लूज लीफ में फ़ायदा ये होता है कि वो लेस प्रोसेस्ड होती है, तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने में आते हैं। अच्छा, और फिर क्या इंसानी जो जिस्म होता है, वो जो डर्ट है या जो भी चीज़ें और उसमें इजाफी ऐड हो रही है, उसको प्रोसेस कर सकता है? आर वी इम्यून टू इट? बिकॉज मतलब शुरू से तो हम प्रोसेस चीज़ें साफ सुथरी नहीं प्लेटें धो धो के खा रहे ना। देयर वर टाइम जब लोग पत्तों पे भी खाते थे एंड दे वर ओके विद इट। तो इज इट जस्ट द इम्यून कि वो इवेंचुअली आप डेवलप कर लेंगे तो आप वो खुली पत्ती भी इस्तेमाल कर लें, या वो हेजिटेज हो सकता है लोगों के लिए? देखिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि हेजर्डस हो, इस तरह का कोई डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। हेजर्डस इम्पैक्ट तब क्रिएट होगा जब आपकी ओवर कंजम्पशन हो रही है। लोगों का ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाना कि अच्छा, अगर टी बैग वाली पत्ती ख़राब है तो खुली पत्ती सेहत के लिए अच्छी है, और इस चक्कर में हमारी आवाम क्या करती है कि वो ज़्यादा क्वान्टिटी में कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेगी, ये सोच के कि शायद इसका सेहत पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सो बैलेंस इज़ द की। ओवर कंजम्पशन की तरफ आप ना जाएँ तो कोई भी इस तरह का इशू। अच्छा, चलिए, अब क्योंकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा है, ये भी पूछ लेता हूँ कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय हमें सुबह उठने में पीनी है, बहुत सारे लोग कहते हैं शाम में पीनी है, कहते हैं कि भाई रात में मैं ना पीऊँ तो मुझे जो है वो फिर मज़ा नहीं आएगा। व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम टू हैव एनी टाइप ऑफ टी, मेड बी ग्रीन और मेड बी ब्लैक? देखिए, टी की जो बात है ना कि किस टाइम पे इस्तेमाल करना है, ये तो इंडिविजुअल प्रेफरेंस और टॉलरेंस पे बेस्ड है, बिल्कुल ठीक है। किसकी किस तरह की टॉलरेंस है, किसकी बॉडी किस टाइम पे इम्यून है, एक तो ये चीज़। और दूसरा, हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड ज़रूर करते हैं हम ऑडियंस को एक्सप्लेन करने के लिए कि मॉर्निंग में जिन लोगों को आदत है ऑब्वियसली वो ले लें, उनको मना नहीं है। सुबह के टाइम में कैफिनेटेड ड्रिंक्स इस तरह से भी अच्छी होती हैं कि आपको एनर्जी और फोकस रहने में हेल्प करती हैं। लेकिन अगर हम आफ्टरनून की बात करें तो कुछ हर्बल टीज़ हैं, ग्रीन टीज़ वगैरह हो गई, तो आपकी डाइजेशन में हेल्प करेंगी। अगेन, जो रात के टाइम पे चाय, वो हम कुछ लोगों को मना करते हैं जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि कैफ़ीन का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो कैफ़ीन रिलेटेड एंजाइटी या इंसोम्निया ट्रिगर करता है, तो कुछ लोगों की स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसलिए हम बताते ज़रूर हैं। बट अगेन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको रात में पीने की आदत है और उन्हें कोई रिलेटेड सिम्टम्स नहीं आते, सो दे आर गुड टू गो, ले सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, अब चूँकि हम थोड़ा आगे निकल गए, एक मिथ है, आई डोंट नो इफ इट इज अ फैक्ट और नॉट, कि जी आप चाय पियेंगे तो आपकी इंटेस्टाइन प्रेस होगी एंड देन यू विल प्रॉब्ली हैव अ बेटर डाइजेशन, और यू नो एक तो ये मुझे आप ग्रीन टी की बात करें ना, रियलिटी नहीं, जनरली भी लोग चाय इसलिए पीते हैं बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि उनकी इंटेस्टाइन जो है और उनके बाउल्स बेटर हो जाते हैं। अच्छा, एक तो ये मुझे आपसे ये पूछना है। दूसरा, फिर हमें बताया कि सुबह अंडा खाओ, पराठा खाओ, और उसके साथ चाय भी साथ ही, मतलब कुछ लोग तो चाय में डबो के भी अपना पराठा खाते हैं। आई वांट टू आस्क कि फिर पता चला कि जी चाय तो आपका खून ही नहीं बनने देती, अगर आप खाना खाने के साथ ही चाय पी लेते तो खाना सारा ज़ाया हो गया। सो व्हाट इज़ दैट? बारी बारी मैं आपके सवालों का जवाब देती हूँ। पहला सवाल आपका ये था कि पहला सवाल ये था इंटेस्टाइन। हाँ जी, अच्छा देखिए, कुछ लोगों में ये चीज़ है, दोज हु आर अ बिट सेंसिटिव, ठीक है। तो जीआई जो हमारे पास जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और हिपेटोलॉजी, उसके अंदर ये रिसर्च साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाँ, किसी भी तरह की कैफिनेटेड ड्रिंक से होता ही है कि आपकी इंटेस्टिनल कॉन्ट्रैक्शन यानी पेरिस्टाल्सिस प्रमोट होती है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कैफ़ीन आपके जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एज अ स्टिमुलेंट काम कर रहा है, तो आपकी जो कोलोनिक मोटर एक्टिविटी है वो स्टिमुलेट हो जाती है, यानी आपकी इंटेस्टिनल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई और बाउल हैबिट्स रेगुलेट हो गए। लेकिन अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ सर्कुलेट हो रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम इस्तेमाल करेंगे तो जिनको कॉन्स्टिपेटेड इफेक्ट भी है तो ये इस्तेमाल करें, रेगुलेट हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। हाँ, उन्हें ये हमारे यहाँ अक्सर ये क्वेश्चन जो है ना आ रहे होते हैं, वो ख़ानदान में किसी एक ने किया, उसके साथ सिम्टम्स आ गए, तो वो कहते हैं कि जी अब अगर कॉन्स्टिपेशन तो कोई बात नहीं, ऐसे करो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, तुम भी कर लो, हाँ, तो कॉन्स्टिपेशन का इफेक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। कुछ चीज़ इस तरह की हैं कि जिनके अंदर नेचुरल लेग्जेटिव इफेक्ट मौजूद है, जैसे सना हो गई, जिंजर हो गया, पेपरमिंट हो गया, पर अगेन उसके मतलब डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, लेकिन अगेन वही बात कि इसे एज अ ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है कि हम बता दें। फिर अगेन अगर ओवर कंजम्पशन हो जाएगी किसी भी तरह की कैफीन की भी, या जो माइल्ड लेग्जेटिव इफेक्ट भी रखते हैं, तो डिहाइड्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं, और फिर इसलिए मुनासिब ये होता है कि आप ओवर कंजम्पशन ना करें, क्योंकि हाइड्रेशन में काउंट होती है आपकी अगर आप हेल्दी अमाउंट में ले रहे हैं, लेकिन अगर ओवर यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो एसिडिटी की तरफ भी चला जाएगा। हाउ अबाउट खाने के बाद चाय पीनी या नहीं पीनी?
देखिए प्रीवियस रिसर्चेज ये बात ज़रूर कहती थी, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक, प्रीवियस रिसर्चेज हमें ये कहती थी कि आपने खाने के फ़ौरन बाद, यानी अगर आपने आयरन रिच फूड लिए हैं तो उसके बाद कोई भी ऐसा ड्रिंक जिसमें कैफीन होता है फ़ौरन से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आयरन की एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, यानी जिसमें बेहतर तौर से खून जज्ब नहीं होता, तो आप गैप दे के इस्तेमाल कर लें। बट जितना हमारे पास रीसेंट डेटा आया है वो इस चीज़ को ऑब्सोलीट करता है कि ऐसा भी नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अक्सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जनाब अली आप चाय पिए जो भी है पिए, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें। हाँ बस इस चीज़ के साथ कि चाय पिए उसको शहद ना बनाएं, चाय को चाय रहने दें, चाय को शरबत ना बनाएं। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी हो गया खत्म। आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। बात आपको कैसे पता मैं पराठा जो चाय में डिबो मैंने नहीं बोला, किसी पे कोई करता होगा।